अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास पेपर आ गया है तो बहुत ब्लर, लेकिन इसे हल करने की कोशिश करते हैं। आज जो 4 तारीख़ को पेपर हुआ है मलाकन डिवीज़न और उस साइड पे, तो इसमें जो पहला सवाल है, हदीस की रूह से सिर्फ़ अलिफ लाम मीम पढ़ने से कितनी नेकियां मिलती हैं। हदीस की रूह से जो है एक लफ्ज़ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। तो अलिफ लाम मीम ये 3 अल्फाज हैं तो हमें 30 नेकियां मिलती हैं। आप अगला सवाल है हमारे पास, बेसिकली इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ ऑफ 3 टाइप्स। ऑप्शन डी। इन विच ईयर महाराजा रंजीत सिंह वाज क्राउंड। 1801। ऑप्शन सी। सिविल disobedience and non-cooperation movement were carried out jointly under the supervision of Gandhi and Muhammad Ali Jinnah. Option B. Multiply the greatest 3-digit number by the smallest 3-digit number we get. तो हमारे पास जो ग्रेटेस्ट 3-डिजिट नंबर है वो है 999 और स्मॉलेस्ट 3-डिजिट नंबर है वो है 100। तो 999 और 100 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब आता है ऑप्शन बी वाला। द पेरीमीटर ऑफ अ बुक इज़ 100 सेंटीमीटर। इफ़ इट्स विड्थ इज़ 22 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज़ 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए। चलिए इस सवाल को हल करते हैं। इसमें हमारे पास जो पैरामीटर का फार्मूला है वो है P इज़ इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, तो पैरामीटर हमें दिया हुआ है 100। पैरामीटर जो हमें दिया हुआ है वो है 100 सेंटीमीटर और विड्थ जो हमें दी हुई है वो है 22 सेंटीमीटर। तो हम वो फार्मूले में पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो 2 है हमारे पास ये आ जाता है इस तरफ, 100 के नीचे डिवाइड हो जाता है, ये 50 बच जाता है और L+22 हमारे पास बच जाता है। 50 से 22 जो है मनफी कर दें तो हमारे पास बचता है यहाँ पर 28। बहुत ही आसान सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, द मेजर ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द बेसेस एंड इट्स वर्टेक्स इज़ कॉल्ड एटीट्यूड। एटीट्यूड जो होता है हमारे पास, ये अगर आप देखें ये ट्रायंगल है हमारे पास, इसका जो ऊपर वाला कोना है इसको हम कहते हैं वर्टेक्स और नीचे वाले को बेस, और इसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको हम एटीट्यूड लेते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला जो सवाल है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ अ पोलिनोमियल इफ़ इट्स एक्सपोनेंट्स आर। एक्सपोनेंट अगर होल नंबर मतलब ज़ीरो से लेकर, नेचुरल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, इंटीजर्स नहीं, इंटीजर्स में मनफी आ जाते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये होल नंबर्स पर मुश्तमिल होती है। ऑप्शन बी। द अदर फिलासफी विच बेनिफिट्स विद रिलेशन टू फॉर्म, तो ये हमारे पास है आइडियलिज़म। क्वेश्चन नंबर 9 सही पढ़ा नहीं जा रहा, लेकिन इसका जो जवाब है वो ऑप्शन सी आइडियलिज़म। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये बहुत ब्लर है, ये हमें नज़र नहीं आ रहा। तो अगला लफ्ज़ है, अगर किसी लफ्ज़ को हकीकी मानों की बजाय मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि हकीकी और मजाजी मानी में खाली जगह के अलावा कोई और ये क्या लिखा, ताल्लुक़ पाया जाए तो उसे मजाज मुरसल कहते हैं। तो इसको हम जो है हमारे पास ऑप्शन वो है ऑप्शन सी तशबीह। और जब तीर कज पड़ेगा, ऑप्शन 12 क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें वो कहता है कि तीर का जो सही नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब है तिरछा। वो कहता है कि अंडरलाइन जो लफ्ज़ है या ख़त कशीदा लफ्ज़ जो है उसका मानी बताएं, तो उसका मानी है तिरछा, लेकिन सही नज़र नहीं आ रहा। मंदरजा झैल में से मुज़क्कर लफ्ज़, मुज़क्कर जो है ये घास, किताब, पानी, और ऑप्शन डी सही नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल किताब जो है ये मुज़क्कर लफ्ज़ है, किताब नहीं, किताब तो पढ़ी जाती है। पानी बहता है जुमले में इस्तेमाल करें तो आपको पता चलेगा मुज़क्कर मुअन्नस का। घास काटी जाती है, किताब पढ़ी जाती है, लेकिन पानी जो है ये बहता है। पानी क्या करता है, बहता है। तो ये हमारे पास मुज़क्कर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, द वेस्ट मटीरियल एंड एक्सेस ऑफ वाटर पास इनटू द रेनल ट्यूबुल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फ्राम विच ऑफ द फॉलोइंग
पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, इसका जो जवाब है हमारे पास यूरेथ्रा, ऑप्शन डी। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर मनफी 7x जमा के इज इक्वल टू 0 डिफर बाई यूनिटी। जवाब हमारे पास 12 आता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये सवाल है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर मनफी 7x जमा के इज इक्वल टू 0 डिफर बाई यूनिटी। तो हमारे पास जो उन्होंने दिया हुआ है एक्स स्क्वायर मनफी 7x जमा के इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हम रूट्स वाला फार्मूला लगाते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू मनफी बी बटा ए। यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा जो है एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम बीटा को भी अल्फ़ा लिखते हैं। अल्फ़ा प्लस 1 इज़ इक्वल टू मनफी बी बटा ए। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा जमा हो जाएंगे, 2 अल्फ़ा हो जाएंगे जमा एक मनफी बी बटा ए। और बी की कीमत हम यहाँ से डाल देंगे, ये जो बी है, बी इज़ इक्वल टू मनफी 7, और मनफी पहले से फार्मूले में भी है और मनफी 7 के साथ भी है। और ए की कीमत हमारे पास 1 है, अल्फ़ा की कीमत। ठीक है, ए की कीमत हमें यहाँ पर मालूम की गई है, ये देखें एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ये ए है, मनफी 7x ये बी है यहाँ पर। ठीक है, तो ए की कीमत हमारे पास 1 है, तो 2 अल्फ़ा प्लस 1 इज़ इक्वल टू हमारे पास 7 आ जाता है। 2 अल्फ़ा प्लस 1 उस तरफ जाता है, मनफी हो जाता है, तो हमारे पास 6 बचता है। और अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ये 2 जो है यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3। अल्फ़ा की कीमत हमारे पास आ गई। अब हम प्रोडक्ट वाला फार्मूला यहाँ पर लगाते हैं, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस 1 इज़ इक्वल टू सी बटा ए। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सी, जो हमारे पास है ये कांस्टेंट है और ये के बराबर है। यहाँ पर अगर देखें तो ये देखें, ये नज़र आ रहा है, सी इज़ इक्वल टू के कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, तो और ए की जगह हमारे पास ये 1 आ जाएगा, ए की कीमत 1 है। अल्फ़ा की कीमत हमने मालूम कर ली, ये हमारे पास है 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये 3 डाल देते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 3 इज़ इक्वल टू के। तो 3 का स्क्वायर मनफी 3 का स्क्वायर 9 होता है, जमा 3 इज़ इक्वल टू के, तो के की कीमत हमारे पास आती है 12। क्वेश्चन नंबर 17 है, डोमेन ऑफ ए बाइनरी रिलेशन r इज़ इक्वल टू एक्स वाई इज़ इक्वल टू मनफी 2x मनफी 1 इज़ द सेट 0 4 8 फाइंड इट्स रेंज। तो इसकी जो रेंज हम मालूम करते हैं इसको सॉल्व करके। ये सवाल है, डोमेन ऑफ अ बाइनरी रिलेशन एक्स वाई इंटू वाई मनफी 2x मनफी 1 इज़ द सेट 0 4 8 फाइंड इट्स रेंज। ठीक है, तो हेयर वाई का ये जो हमें फार्मूला दिया हुआ वाई इज़ इक्वल टू मनफी 2x मनफी 1, तो हम इसको पहले 0 पर मालूम करते हैं, फिर 4 पर मालूम करते हैं, फिर 8 पर मालूम करते हैं। ठीक है, तो x की कीमत हम पहले डाल देते हैं 0, जो कि यहाँ पर ये सेट में दी हुई है। ठीक है, ये 0 दी हुई है, तो x की कीमत हम 0 कंसीडर करके इस फार्मूले में डाल देते हैं, ये है फार्मूला। ठीक है, तो मनफी 2x की जगह 0 मनफी 1, तो 2 के साथ 0 मल्टीप्लाई 0, y इज़ इक्वल टू मनफी 1। जब x हम 0 लेते हैं तो y की कीमत मनफी 1 आती है। अब हम x इज़ इक्वल टू 4 लेते हैं। 4 कहाँ से लेते हैं? यहाँ से, ये देखें, यहाँ से हम x की कीमत 4 कंसीडर करते हैं। तो x इज़ इक्वल टू 4 जब लेते हैं तो y इज़ इक्वल टू उसी फार्मूले में हम डालते हैं, ये वाला जो फार्मूला है मनफी 2x मनफी 1, तो मनफी 2x की जगह 4 मनफी 1, y इज़ इक्वल टू 4 दूनी 8 मनफी 8 मनफी 1, तो ये जमा हमारे पास बन जाता है y इज़ इक्वल टू मनफी 9। x की कीमत 4 पुट करें तो y की कीमत मनफी 9 बनती है। अब हम लेते हैं x इज़ इक्वल टू 8। कहाँ से लेते हैं? ये 8 यहाँ पर हमें दिया हुआ है सेट में। तो x की कीमत जब हम 8 लेते हैं तो हमारे पास कितना आता है? y इज़ इक्वल टू मनफी 2, वही फार्मूला है, x की जगह पर 8 डाल देते हैं, मनफी 1, तो मनफी 17। हमारे पास जो रेंज बनती है वो है मनफी 1 मनफी 9 मनफी 17। क्वेश्चन नंबर 19 है, अकॉर्डिंग टू ब्रूनर टीचर्स डू नॉट नीड अ डिस्क्रिप्टिव। तो इसका जवाब हमारे पास है पर्सपेक्टिव थ्योरी, ऑप्शन सी। नज़म एक, क्वेश्चन नंबर 20 है, नज़म एक आरज़ू में अल्लामा इकबाल का तर्ज़ बयान जो है ये रूहानी है, ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ब्लर है, नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। अ सिंपल मशीन विच कंसिस्ट्स ऑफ टूथड व्हील्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इज़ कॉल्ड गेयर, ऑप्शन सी। हज़रत शाह वलीउल्लाह 1762 में किसके दौर में वफ़ात फरमा गए थे? तो ये शाह आलम सानी था, ऑप्शन सी, शाह आलम सानी के दौर में, मुग़ल बादशाह था शाह आलम सानी। हाउ मैनी प्रोविंसेस शाहजहान वाज किंग ऑफ? 22। शाहजहान के अंडर जो थे 22 प्रोविंसेस थे, 22 सूबे।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 0.006735 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि हम जो है उसको कहते हैं कि हम इशारिया को किस तरफ लेके जाते हैं और कितने दर्जे लेके जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें 0.006 हम इशारिया को लेके जाते हैं पहले नॉन ज़ीरो डिजिट की तरफ। तो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है वो है 6, तो इशारिया को हम लेके जाते हैं 6 की तरफ, तो ये 3 दर्जे जाता है और 3 दर्जे राइट की तरफ जाता है, तो हमारा जवाब मनफी में आएगा। 3 दर्जे इशारिया जो है राइट की तरफ हम लेकर जाते हैं, यानी कि 6.735 हमारे पास बचता है, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फंक्शन 3x² जमा 9x² -3 के -4x जमा 2 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई x -1। तो इसका जवाब हम मालूम करते हैं इसको सॉल्व करके। तो आपने देख लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये x -1 हमें दिया हुआ है कि इस पर डिविजिबल अगर हम k की कीमत कितनी लगाएं कि ये x पर डिविजिबल हो। तो x -1 को इज़ इक्वल टू 0 कर देते हैं हम, और x इज़ इक्वल टू 1 कर देते हैं। ये -1 0 उस तरफ जाता है तो ये जमा 1 का हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम x इज़ इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं इसी इक्वेशन में, जो ऊपर इक्वेशन है इसी में x इज़ इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं, तो x 3x² जमा 9x² -3 के -4 ये जो इतनी भी इक्वेशन है इस सब में हम x की जगह पर 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास बच जाए 3 जमा 9 -3 के -4 जमा 2 इज़ इक्वल टू 0, ये हमारे पास बच जाता है, ठीक है। उसके बाद हम ये 3 को 9 को 2 को और 4 को जमा कर देते हैं। किस तरह? ये मनफी जो है ये इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो मनफी ज़रब 3 के तो -3 के हो जाते हैं, और मनफी जमा तो ये हमारे पास जमा का 4 बन जाता है, ठीक है। 3 9 4 और 2 इनको जमा करें तो 18 बनता है। -3 के ये वाला हमारे पास बचता है इज़ इक्वल टू 0। 18 इज़ इक्वल टू 3 के, ये जो मनफी का 3 के है इसको हम इस तरफ लेके आते हैं, जमा का 3 के बन जाता है, ठीक है। अब ये 3 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ लेके आते हैं डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो जवाब बनता है वो इज़ इक्वल के इज़ इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 29 है, if x is inversely proportional to y and y is inversely proportional to x, then x and y are directly proportional to z, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, 34/5 प्लस 44/5। तो इसको हल करने का आसान तरीका है, इसे हल करते हैं। 34/5 जमा 44/5, इसको हल करने का आसान तरीका है। जमा कैसे करेंगे? 44 जमा 34 लिखें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये 4 और ये 4, इसको हम कर देते हैं जमा। 4 और 4 हमारे पास क्या बनता है? 8 को हम यहाँ पर लिख देते हैं और इसकी तजज़ी करते हैं, ठीक है। 5 का पहाड़ा कितनी दफ़ा जाता है? 5 एकम 5 होता है, लेकिन 8 में से 5 जाए तो कितना? 3 बचता है हमारे पास। यही 3 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ये 1 बचता है इसको हम कैरी कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास कितना? 4 और 3, ये 4 और ये 3 7 और ऊपर वाला 1, फिर हमारे पास 8 बनता है, ठीक है। फिर हम 8 की तजज़ी करते हैं तो 5 वाला पहाड़ा 5 एकम 5 होता है और ये पूरा नहीं जाता, हमारे पास 3 बकिया रह जाता है। तो अब हम क्या लिखेंगे? ये 1 और ये 3, इसको हम 13 यहाँ पर लिख देंगे। 133/5 इसी तरीके से इसको हल किया जाता है, इसको जमा किया जाता है। The arithmetic mean of 13 number is 77. Find their sum. इसका बहुत ही आसान सॉल्यूशन है। ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन वाला सवाल। इसमें अरिथमेटिक मीन ऑफ 13 नंबर्स इज 77, फाइंड देयर सम, ठीक है। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है सम ऑफ ऑल नंबर्स बटा टोटल नंबर्स, ठीक है। हमने क्या मालूम करना है? सम, ये फाइंड देयर सम ऑफ ऑल नंबर्स हमने मालूम करना है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन उसने दिया हुआ है कितना है? वो है 77, और अरिथमेटिक मीन 77 दिया हुआ है, यहाँ पर हम 77 लिख देते हैं। उसके बाद उसने हमें दिया हुआ है 13 क्या? टोटल नंबर है, टोटल नंबर उसने दिया हुआ है 13 हम लिख देते हैं। अब हम मालूम करते हैं सम ऑफ ऑल नंबर्स। सम ऑफ ऑल नंबर्स को हम साइड पर लगाकर 77 है, ये यहाँ पर 13 डिवाइड हो रहा है, 77 की तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 77 और 13 को मल्टीप्लाई करें तो जवाब आता है 1001।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36। एसिड्स आर यूज टू मेक एक्वारीजिया, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल मेटल्स कैन बी डिसॉल्व इन इट। नोबल मेटल यानी कि एक्वारीजिया में कौन कौन से मेटल डिसॉल्व नहीं होते, अगर हम ये देखें तो बड़ी आसानी हो जाती है। एक्वारीजिया में सिल्वर और इरिडियम डिसॉल्व नहीं होते, तो पहले में सिल्वर और इरिडियम है, ऑप्शन बी में भी इरिडियम है और ऑप्शन सी में भी इरिडियम मौजूद है, ये डिसॉल्व नहीं होते। तो ऑप्शन डी में जो हमारे पास बचते हैं प्लाटिनियम, पैलेडियम और गोल्ड, ये डिसॉल्व होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज़ कॉमनली नोन एज एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट हमारे पास है मैग्नीशियम सल्फेट, MgSO4 7H2O, ऑप्शन सी। And all day long the sun plays hide and seek with the shadows। hide and seek का मतलब है छुपन छुपाई, ठीक है, छुपन छुपाई, शेडोज़, हाइड एंड सीक विद द शेडोज़। तो वो कहता है ये सिमिली है, मेटाफोर है, पर्सनिफिकेशन है, एलिट्रेशन है। तो इसको देखते हैं सिमिली। सिमिली में हम लाइक और एज इस्तेमाल, दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं और लाइक और एज इस्तेमाल करते हैं, तो ये सिमिली नहीं है क्योंकि ये दो चीज़ों का कंपैरिजन नहीं हो रहा। मेटाफोर भी नहीं है क्योंकि ये दो चीज़ों का कंपैरिजन हम करते हैं और उसमें लाइक और एज इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। और एलिट्रेशन भी नहीं है। एलिट्रेशन में एक लफ्ज़ जो है, एलिट्रेशन में हर लफ्ज़ एक ही किस्म के अल्फाज से, साउंड वाले अल्फाज से शुरू होता है और बार बार रिपीट होता है, जिनको हम टंग ट्विस्टर भी कहते हैं। तो ये हमारे पास है पर्सनिफिकेशन, ऑप्शन सी। पर्सनिफिकेशन क्या है? पर्सनिफिकेशन में हम किसी चीज़ की तशबीह, किसी चीज़ को या किसी नॉन लिविंग थिंग को, किसी मुर्दा चीज़ को, जिस तरह हमारे पास अभी ये शेडोज़ है और सन है, सन को हमने इंसानी खसूसियत के साथ तशबीह दी है। सन जो है, सूरज जो है, वो कहता है प्ले हाइड एंड सीक, यानी कि छुपन छुपाई। छुपन छुपाई जो है ये इंसान के साथ मुख्तस है, ठीक है। तो किसी चीज़ को इंसान की खसूसियत के साथ तशबीह देना, किसी चीज़ के अमल को इंसान की खसूसियत के साथ तशबीह देना पर्सनिफिकेशन कहलाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 है मेहा ईट्स एन एग डेली। तो वो कहता है ईट्स क्या है? ईट्स हमारे पास है एक्शन वर्ड, वर्ब नहीं है, वर्ड है। एक्शन वर्ड कौन से होते हैं? ये वर्ब होता है। एक्शन वर्ड जो है ये बेसिकली वर्ब होता है, लेकिन ये एक्शन को शो नहीं करता। ईट का मतलब है खाना, खाने में हम कोई हरकत नहीं कर रहे होते, यानी एक्शन को शो नहीं करता, तो ये हमारे पास एक्शन वर्ड है। द वर्ल्ड कैट इज़ द एनाग्राम ऑफ द वर्ल्ड एक्ट। एनाग्राम उस टेक्निक को कहते हैं जिसमें अल्फाज को आगे पीछे करके उसी लफ्ज़ से दूसरा लफ्ज़ बनाया जाए, तो ये हमारे पास है एनाग्राम, ऑप्शन ए। अगला सवाल है द स्पीड ऑफ साउंड इन ब्लड एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 1531 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी करेक्ट है। अ फेबल इज़ अ शॉर्ट स्टोरी विद एनिमल कैरेक्टर्स, एनिमल, ऑप्शन सी। देयर आर 3 syllables इन द वर्ड कारपेंटर। सेलेबल्स कौन से होते हैं? सेलेबल्स वो अल्फाज जो वावल का साउंड निकाले। वावल हमारे पास हैं ए आई ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू हमारे पास वावल अल्फाज हैं, और सेलेबल्स वो अल्फाज होते हैं जो कि वावल अल्फाज की साउंड निकालें, और कितनी दफ़ा निकालें ये हम सेलेबल्स में काउंट करते हैं। तो कारपेंटर में वावल्स अल्फाज कितनी दफ़ा वावल की साउंड आ रही है, पहले इनको अलहदा करते हैं। कार, पेन, टर। कार में जो है ए वावल लफ्ज़ है, इसकी साउंड आ रही है। पेन में जो है ई है, ये वावल लफ्ज़ है, इसकी साउंड आ रही है। और टर में जो है ई है, ये इसकी साउंड आ रही है। तो कारपेंटर में 3 syllables होते हैं, ऑप्शन बी। आई कंप्लीट माई होमवर्क, आई कंप्लीट माई होमवर्क। तो वह कहता है कि आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन सेंटेंस। ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? पहले होता है आई, पहले आ जाता है सब्जेक्ट, फिर आ जाता है वर्ब, फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो पहले आता है सब्जेक्ट, वो है आई, फिर आ जाता है वर्ब, ठीक है, वर्ब है हमारे पास कंप्लीट, और सब्जेक्ट, वर्ब, और फिर हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारे पास है माई होमवर्क, ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद है चूज़ द इम्पेरेटिव सेंटेंस इन द फॉलोइंग। इम्पेरेटिव कहते हैं हुक्मिया सेंटेंस को, ठीक है। हुक्मिया सेंटेंस हमारे पास है सिट डाउन, बैठ जाओ, ऑप्शन सी। अ क्लाउड पास्ट इन फ्रंट ऑफ द मून, वो कहता है कि कंपाउंड प्रेपोजिशन इसमें ढूंढें,
कंपाउंड प्रपोजिशन कौन सी है? तो कंपाउंड प्रपोजिशन वो होती है जिसमें हम प्रीफिक्स ऐड करते हैं, प्रीफिक्स वगैरह उसके साथ ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास कंपाउंड प्रोपोजिशन। तो कंपाउंड प्रोपोजिशन यहाँ पे कौन सी बन रही है? वो है इन फ्रंट ऑफ, ऑप्शन बी। जैसे ही हमें इसका कोई सवाल मिलेगा उसको हम शेयर करेंगे। और अभी ये ब्लर है, ये जैसे ही हमें क्लियर पेपर मिलता है तो उसको फिर हम आसानी से हल कर सकेंगे। बेस्ट ऑफ लक।